ठीक है, गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर वन में यूनिट 2 और यूनिट 2 में जो है हम लोग टॉपिक कर रहे हैं सहसमुच्चय सहफलक यानी कि कॉसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट टाइम हमने लाग्रांज जो है थ्योरम किया था। लाग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जी जो है एक परिमित ग्रुप हो, जी जो है एक परिमित ग्रुप हो और उसका एच कोई जो है उपग्रुप हो, एच जो है वो उपग्रुप हो, तो ये जो एच की कोटि जी की कोटि की भाजक होती है, ये हमने जो है सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो विलोम जो है आवश्यक रूप से जो है हमेशा जो है सत्य नहीं होता। ठीक है, तो चलिए विलोम लिखेंगे। विलोम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जो है एम कोटि का कोई समुच्चय है, ठीक है, अगर ऐसा कोई एम नंबर है, मैं कहूं एम नंबर है, वो ऑर्डर ऑफ जी का, चलिए ये ऑर्डर ऑफ जी जो है एन है, और ऐसा अगर कोई एम नंबर है जो इस एन को जो है वो भाग दे सकता हो, ठीक है, इसका भाजक हो, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो है एक उपग्रुप मिले, किस कैसा, जिसका ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम हो। ठीक है, ऐसा जो है ये पॉसिबल हमेशा नहीं है। ठीक है, तो चलिए विलोम लिखेंगे। लाग्रांज प्रमेय का विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता है, अर्थात यदि m ग्रुप G की कोटि n का भाजक हो, तो n का भाजक हो तो यह आवश्यक नहीं है कि G के G का m कोटि का उपग्रुप विद्यमान हो, m कोटि का उपग्रुप विद्यमान हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि G का m कोटि का उपग्रुप जो है विद्यमान हो। ठीक है, ये है आपके क्या है, लाग्रांज प्रमेय का विलोम। ठीक है, लाग्रांज प्रमेय जो है वो किसके लिए जो है सत्य है, देखेंगे कि हमेशा G जो है वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ठीक है, G जो है वो परिमित होना चाहिए, उसका कोई भी अगर उपग्रुप हो तो वो क्या होगा, उसकी कोटि का जो उपग्रुप की कोटि G की कोटि की भाजक होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर m है जो इस ग्रुप की कोटि n का जो है भाजक हो, ठीक है, n की कोटि का भाजक हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी कोटि का हमें जो है एक उपग्रुप जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, उसी कोटि का जो उपग्रुप प्राप्त हो, ये है विलोम इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी के ऊपर यानी कि इसी जो लाग्रांज प्रमेय का जो है यूज करके मैं एक और जो है यहाँ पे कॉरोलरी जो है उपप्रमेय जो है सिद्ध करूंगी। ठीक है, और इसके बाद जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम और भी है जिसकी स्टेटमेंट मुझे आपको लिखवानी थी। ठीक है, जिसका यूज होता है, तो वो लिखवा के और उसके बाद जो हम लोग जो है सूचकांक पे जाएंगे। ठीक है, उपप्रमेय या कॉरोलरी।
ठीक है, क्या कहते हैं कि परिमित समूह, देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि शब्दों का बहुत महत्व है, तो इस वजह से जो उसी हिसाब से आप जो है जब भी पढ़ें तो याद रखें कि प्रत्येक उपसमूह के प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक जो है कौन सा, परिमित उपसमूह के प्रत्येक अवयव की कोटि, अवयव की कोटि समूह की कोटि की भाजक होती है। समूह की कोटि की भाजक होती है। ठीक है, देखिए किस तरह से, यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जी जो है एक परिमित ग्रुप है, जी जो है परिमित ग्रुप है। ठीक है, इसका एक अवयव जो है ए हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ए की कोटि जो है जी की कोटि की भाजक होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, एक एक स्टेप से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो है हमें कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं दिया हुआ है और अवयव भी कोई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है हम लोग मानेंगे कि माना कि जी एक परिमित ग्रुप है, जी एक परिमित ग्रुप है तथा एक अवयव ले लेते हैं, तथा A belongs to G। ठीक है, A belongs to G और ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू यहाँ पे n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे n ले लेते हैं। ये ले लिया। अब जो है हम लोग जानते हैं कि जी एक परिमित ग्रुप है। ठीक है, ये ले लिया। और A जो है वो जो है G का एक अवयव है और ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n ले लिया। ठीक है, तो किसी भी जो है अगर परिमित ग्रुप है, G जो है एक परिमित ग्रुप है और A जो है उसका अवयव है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर A की कोटि की बात करें तो वह भी क्या होगी, परिमित ही होगी। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि एक परिमित ग्रुप के अवयव की कोटि, अवयव की कोटि भी परिमित होती है। की कोटि भी परिमित होती है। तो ये परिमित होती है तो मैं मान लेती हूं कि इसकी कोटि जो है कितनी है, ये m जितनी है। ठीक है, इसकी कोटि जो है m जितनी है। अगर कोटि m जितनी है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है कि m जो है एक न्यूनतम, देखिए क्या लिखेंगे, न्यूनतम धन पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, किस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए a की घात m इज इक्वल टू e, जिसके लिए a की घात m इज इक्वल टू e। ठीक है, m जो है एक धन पूर्णांक है। अब जो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है a की जो है घातें कौन सी, यहाँ पे 1 से लेकर जो है a की घात m तक, ये सारे अवयवों को इकट्ठा कर लेती हूँ। जैसे a की घात 1, 2, 3 से लेकर a की घात m जो कि क्या है e, यानी कि तत्सम, उसको जो है इकट्ठा कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ h। ठीक है, h। और यहाँ पे ये तो क्लियर है, अब ये बताने की भी जरूरत नहीं, ये h जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है।
ठीक है, क्योंकि मैंने अवयव इकट्ठे कर ही लिए तो डेफिनेटली ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो है इसमें से दो अवयव मैं ले लेती हूँ, इसमें से जो है मैं क्या करती हूँ कि दो अवयव ले लेती हूँ। एक कौन सा, ए आई और एक ए जे। दो अवयव ले लेती हूँ, ठीक है, और आई और जे जो है किसमें आते हैं, यहाँ पे ये पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का अगर गुणन करूं तो क्या आ जाएगा, ए आई प्लस जे। ए आई प्लस जे जो है जिसमें क्या है कि यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, आई प्लस जे। जब आई और जे जो है जेड के अवयव है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड का अवयव हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसका हो जाएगा, जेड का अवयव हो जाएगा। अब जो है एक मेरे पास जो है पूर्णांक ये है और यहाँ पे एक पूर्णांक जो है वो कौन सा है, ये है। ठीक है, आई प्लस जेड है और एक पूर्णांक कौन सा है, एम। अब m और i प्लस j बिलोंग्स टू z, देयरफॉर विभाजन कलन विधि से, ठीक है, विभाजन कलन विधि से क्या करूंगी कि i, यहाँ पे जो है ऐसे नंबर जो है विद्यमान होंगे, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट q और r बिलोंग्स टू z। यहाँ पे ऐसे q और r जो है पूर्णांक विद्यमान है कि जिसके लिए सच दैट, ठीक है, कि जिसके लिए i प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एम क्यू प्लस आर। जहां पे ये r की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी और m से छोटी होगी। ठीक है, 0 के बराबर होगी और m से छोटी होगी। अब जो है मैं फिर से अपने इस अवयव की तरफ आती हूँ, कौन सा, ये जो मैंने गुणन किया था इसकी तरफ आती हूँ। तो आप a की पावर i और a की पावर j इज इक्वल टू क्या था, a की पावर i प्लस j। ठीक है, तो मैं a की पावर क्या लिख देती हूँ, m q प्लस r लिख देती हूँ। ठीक है, फिर इसको भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ, a की पावर m q और a की पावर r लिख देती हूँ। फिर इसको जो है क्या कर लेती हूँ, a की पावर m को जो है ब्रैकेट के अंदर और q को बाहर, a की पावर r। लेकिन a की पावर m इज इक्वल टू क्या है, e। ठीक है, a की पावर m इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, e। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर q और a की पावर r। अब e की पावर q तो e होगा और मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर r से तो a की पावर r ही आएगा, तो ये आ जाएगा a की पावर r। अब जब जो है यहाँ पे मैंने गुणा किया है, ठीक है, गुणा किया है, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे a की पावर i गुणन a की पावर j, a की पावर r, जहाँ पे r की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, यहाँ 0 और इस m के बीच में है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो a की पावर r जो है किसमें बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर i और a की पावर j जो है वो किसमें बिलोंग करेंगे, h में बिलोंग करेंगे। ठीक है, h में बिलोंग करेंगे, यानी कि हमारा h जो है वो क्या है, g की संक्रिया के लिए समर्थ है। ठीक है, अब देखिए दो एलिमेंट मैंने h से पिक किए थे और उन दोनों का गुणन भी मैंने बता दिया कि h में है, देयरफॉर h जो है वो g की संक्रिया के लिए समर्थ है। और एक थ्योरम किया था कि अगर हम लोग जो है, थ्योरम ये था कि बोलते हैं कि अगर a और b जो है हम लोग h पे ले लें और मैं बता दूं कि a इंटू बी बिलोंग्स टू h, तो भी मैंने कहा था कि h जो है वो क्या है, g का उपग्रुप है। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर h g का उपग्रुप है। ठीक है, ये जो है किसके हिसाब से कहते हैं हम लोग, यहाँ पे थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया पहले।
कि अगर दो अवयव लेते हैं और उनका गुणन करते हैं और गुणन करने के बाद जो है वो अवयव जो है फिर से H का मिलता है, तो भी हम लोग कहेंगे कि क्या है यहाँ पे, ये जो H जो है वो G का उपग्रुप है। ठीक है, अब जो है मुझे ये सिद्ध करना है कि H में जितने भी अवयव आते हैं वो भिन्न भिन्न है। तो चलिए सिद्ध करेंगे। देखिए एक आइडिया आपको आ रहा है कि यहाँ पे जो है A का ऑर्डर कितना है, M है। ठीक है, A का ऑर्डर M है। अगर मैं H का ऑर्डर भी जो है M कर दूं, क्योंकि H का ऑर्डर भी M है, और मैं लाग्रांज प्रमेय जो है क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, तो मेरा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। चलिए अब हम सिद्ध करेंगे कि H के सभी अवयव, H के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। H के सभी अवयव जो है वो भिन्न भिन्न है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि दो अवयव ले लेती हूँ। माना कि a की पावर I इज इक्वल टू a की पावर j। जहां पे भी जो है क्या करती हूँ कि इस j को 1 के बराबर और j जो है लेस देन I और ये जो है m के बराबर इस तरह से ले लेती हूँ। दोनों तरफ अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि a की पावर I से जो है यहाँ पे I इज a की पावर j से जो है दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है, आई जे ले लेते, जैसे वो कंफ्यूजन में होती थी जे आई, फिर इस तरह से हो जाएगा आई जे लिखा हुआ है तो पढ़ने में भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो a की पावर I माइनस जे इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ई हो जाएगा। क्योंकि वो तो फिर तो ये हो जाएगा I माइनस जे जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले से नहीं लिखा, फिर भी मैं जो है करेक्शन कर रही थी, सॉरी। यहाँ पे जो है जे ले लेते वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि I माइनस जे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I माइनस जे जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे लेस देन m होगा। अब ठीक है, पढ़ने के हिसाब से मैंने आपके करेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि वो लेस देन 0 आ जाएगा, जो तो चाहिए नहीं हमारे, तो सारे के सारे क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, I माइनस जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E, और I माइनस जे जो है वो क्या है लेस देन m है। ठीक है, ये लेस देन m है। अब देखिए कि यहाँ पे m जो है वो क्या है न्यूनतम धन पूर्णांक है। ठीक है, परंतु लिखेंगे कि जो कि विरोधाभास है, क्योंकि रीजन लिखेंगे क्योंकि m एक न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर m इज इक्वल टू e है। ठीक है, जिसके लिए a की पावर m इज इक्वल टू e है, तो डेफिनेटली जो है ये I माइनस जे जो है वो क्या होना चाहिए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हमने माना था, यानी हमारे बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो ये I माइनस जे जो है वो क्या होना चाहिए कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी I इज इक्वल टू जे, यानी कि a की पावर I इज इक्वल टू, अगर हम लोग a की पावर j लेते हैं, ठीक है, अगर a की पावर I इज इक्वल टू a की पावर j लेते हैं तो इसका मतलब है ये I और j दोनों ही बराबर है, यानी कि h का प्रत्येक अवयव जो है वो क्या है अपने आप में अलग अलग है। तो देयरफॉर h की प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है।
ठीक है, H के प्रत्येक अवयव जो है वो भिन्न भिन्न है। अगर H के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है तो अगर हम लोग काउंट करें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और लास्ट एलिमेंट कहां तक जाता है, लास्ट एलिमेंट जाता है यहाँ पर a की पावर m तक, ठीक है। तो देयरफॉर जो है क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू हो जाएगा m, ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू हो जाएगा m। और लाग्रांज प्रमेय जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी परिमित ग्रुप, क्योंकि हमारे स्टेट में पहले हमने लिख दिया था हमारा ग्रुप जो है परिमित है, तो लिखेंगे कि लाग्रांज प्रमेय से ऑर्डर ऑफ h जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ g को जो है डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि h की कोटि g की कोटि की भाजक होती है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू मैंने m लिखा और ये क्या है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। तो देखिए कि किसी भी परिमित ग्रुप में उसके प्रत्येक अवयव की कोटि g की कोटि की भाजक होती है। देखिए किस तरह से हमने जो है एक जो है ग्रुप लेके इसको सिद्ध किया। चलिए एक थ्योरम का स्टेटमेंट जो है मुझे यहाँ लिखवाना है, क्योंकि जो है इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम में यूज होता है। देखिए किस तरह से इसको हम लोग बाकायदा सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थ्योरम ये है, कहते हैं कि यदि H G का एक उपग्रुप हो तथा दो अवयव भी ले लेते हैं A और B बिलोंग्स टू G, तो पहला अगर मान लीजिए कि HA इज इक्वल टू H आता है, HA इज इक्वल टू H आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो A अवयव जो है वो किसका है, H का ही अवयव है, दोनों तरफ से कहेंगे, ठीक है। अगर A जो है H का अवयव है तो HA इज इक्वल टू H, यदि HA इज इक्वल टू H तो भी क्या है, A जो है H का अवयव है। और दूसरा अगर मान लीजिए कि दो जो है यहाँ पे राइट कॉसेट यानी दक्षिण सहसमुच्चय अगर यहाँ पे समान आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी दोनों तरफ से कह सकते हैं, चलिए इसका मतलब क्या होगा कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। अगर मान लीजिए तीसरा HA इज इक्वल टू BH, तो ये दोनों तरफ से कह सकते हैं कि यहाँ पे B इनवर्स A बिलोंग्स टू H, ठीक है। अब इसमें जो है HA इज इक्वल टू HB है, दोनों तरफ क्या करेंगे कि B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इज इक्वल टू B इंटू B इनवर्स आ गया, ठीक है। B इंटू B इनवर्स आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा, तो HA B इनवर्स इज इक्वल टू H, और पहली वाली जो हमारी कंडीशन है उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। सिमिलरली दूसरा वाला भी जो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए ये बाकी रह गया था एक, तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है और आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2-3 लाइन में प्रूव किया है तो ये भी जो है इसको इसमें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे उपसमूह का सूचकांक। उपसमूह का सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ अ
सब ग्रुप। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी अगर ग्रुप जी दिया हुआ है उसमें जितने भी पॉसिबल उसके कॉसेट्स बनते हैं यानी सहसमुच्चय बनते हैं, उनकी संख्या जो है वो क्या कहलाती है, उनकी संख्या ही जो है वो क्या कहलाती है, सूचकांक कहलाती है। किसका? एच का जो है सूचकांक कहलाती है। चलिए लिखेंगे कि यदि एच किसी ग्रुप या समूह जी का एक उपसमुच्चय है, उपसमूह है, उपसमूह है। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल है, ठीक है, जितने भी पॉसिबल है उपसमूह है, तो जी में एच के, जी में एच के विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या, विभिन्न सह समुच्चयों की संख्या एच का जी में, एच का जी में सूचकांक, एच का जी में सूचकांक कहलाता है, एच का जी में सूचकांक कहलाता है। ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, इसको किस तरह से लिखते हैं नोटेशन में, जी और फिर जो है इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं जी, इसका जो है नोटेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। बोलते हैं कि अगर यदि जी जो है वो परिमित ग्रुप हो, ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें ये तो डेफिनेशन होगी आपकी। ठीक है, क्या होगा कि सहसमुच्चयों की संख्या जितनी भी होगी वह क्या कहलाती है, एच का जो सूचकांक कहलाती है जी। ठीक है, सूचकांक कहलाती है जी। अब जो है यहाँ पे इसके लिए जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा दूं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बोलते हैं कि यदि जी एक परिमित ग्रुप हो, यदि जी एक परिमित ग्रुप हो तथा एच के जी में विभिन्न के, अब मैं कोई भी ले लेती हूँ, वाम या दर्शन कुछ भी, तो मैं यहाँ पे जो है वाम सहसमुच्चय हो, सहसमुच्चय हो, तो लाग्रांज प्रमेय से, तो लाग्रांज प्रमेय से ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यानी कि क्या होगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इसका मतलब होगा कि सूचकांक जो है वो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि जो जी की कोटि होगी उसको एच की कोटि से आप भाग दे दो तो आपको जो है सूचकांक जो है पता चल जाएगा। ठीक है, सूचकांक पता चल जाएगा। इसके बेस जो है आपके क्वेश्चन भी है। ठीक है, सॉरी थ्योरम है, वो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।